विपक्ष इसको लेकर अब कोर्ट जाने की तैयारी में है। विपक्ष के तमाम बड़े दलों का कहना है कि बिल जो है संवैधानिक है। जो ये मानते थे कि ये कमजोर सरकार है, कमजोर सरकार है, पार्लियामेंट में एक अच्छा मौका था विपक्ष के लिए, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन बोले ही नहीं। किसी भी रिलीजियस ट्रस्ट में जो उस धर्म का है उससे अलग धर्म के लोग तो हमें नहीं दिखाई देते हैं, तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को क्यों शामिल करना है? स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है 2006 में, जिसमें कहा जाता है कि देश का मुसलमान गरीब था और अभी भी गरीब है। तो जिस देश का मुसलमान गरीब है वहाँ वक्फ बोर्ड के पास शुरू में जो 18,000 एकड़ ज़मीन थी वो 9,40,000 एकड़ कैसे हो गई? मंशा एक लाइन में सीधी है कि आपका जो ब्लेटेंट कम्युनल एजेंडा चल रहा है पिछले 11 सालों से, आपने उसको इस बिल के ज़रिए से और मजबूत करने की कोशिश की है। वक्फ इस्लाम का विषय है कि हम अपनी संपत्ति दीन की सेवा में दान करना, लेकिन वक्फ बोर्ड कैसे इस्लाम का विषय हो गया जो इस देश के संविधान के तहत बना हुआ है? मतलब हमारी अगर मंदिर की जमीन है जैसे बता रहे हैं, तो उसका लैंड का रिकॉर्ड जो है वो कलेक्टर को पावर तो है, उस लैंड को सीज करने का कलेक्टर को पावर है। उसके बावजूद अगर इस बिल को निकाल कर ले गई है सरकार, तो उसकी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसने फिर साबित किया है कि जिसको बर्रे का छत्ता कहा जाता है, वो सारे विषय, कभी 370 तो हट ही नहीं सकती, मरते दम तक नहीं हटेगी, कभी 3 तलाक कानून पर इस देश में बात नहीं होगी, राम मंदिर बनाने की बात करेंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा एक और पड़ाव अगर उसने हासिल किया है तो ये बड़ी बात है। नमस्कार, अमरुजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन विधेयक पास हो चुका है। अब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून में तब्दील हो जाएगा। लेकिन उसके पहले बिल को लेकर जितनी बहस हुई, बिल पर जिस तरीके की सियासत हुई, बयानबाजी हुई, और अभी कानून बनने से पहले भी जितनी बातें हो रही हैं, सभी अलग अलग पार्टियों के अपने अपने पक्ष हैं। विपक्ष इसको लेकर अब कोर्ट जाने की तैयारी में है। विपक्ष के तमाम बड़े दलों का कहना है कि बिल जो है संवैधानिक है, और सत्ता पक्ष का कहना है कि ये बिल बड़े बदलाव लाने वाला बिल है। लेकिन इस पर जो सियासत हो रही है और अपने अपने हिस्से के वोट बैंक को और ज़्यादा अपने साथ जोड़ने की जो कोशिश हो रही है, और जो आरोप ये लग रहे हैं कि इसके जरिए क्या वोट बैंक में सेंधमारी भी होगी, क्या सियासत है, पूरी कहानी क्या है सियासत की, वो समझने की कोशिश करेंगे। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। और देखिए, रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली जी, वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कार्णिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। रामकृपाल सर, आपसे करूंगा मैं सबसे पहले, क्योंकि वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके की सियासत देख रहे थे, लगातार बयानबाजी, 2 दिन सदन जिस तरीके से चला, जो बातें रखी गई, अब उसके बाद बिल तो पास हो गया, वहां से कानून बनेगा, लेकिन उसके पहले भी सियासत लगातार जारी है। क्या अटकेगा बिल? जिस तरीके की बातें हो रही कि कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट को लेकर और सियासत को लेकर। देखिए, बिल तो पास हो चुका है, अब उसके बाद कोई कोर्ट जाए न जाए ये तो सब पर होता है, बट कानून तो अब जैसे राष्ट्रपति के साइन होंगे, गजट नोटिफिकेशन होगा, वो कानून बन जाएगा। और उसके बाद ऐसा है कि वक्त विवाद से पहले भी राजनीति इन्हीं चीज़ों पर होती रही है, आप जानते हैं, पोलराइजेशन तमाम तरह का जैसा मैंने, उसके बाद भी होगा ये। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस तरह से एक ये कोलिजन जो सरकार है केंद्र में, उसमें ये होता था कि भाई जेडीयू और टीडीपी तमाम तरह की थी कि ये बिल पास हो पाएगा कि नहीं, यानी बाकी लोग देंगे कि नहीं, जिस तरह से सारी चीज़ें चल रही थी। अब वो जो भी रहा हो पास हो गया। अब उसके बाद के जो राजनीतिक परिणाम आ रहे हैं, पार्टियों से लोग छोड़ रहे हैं, कई लोग जैसे जेडीयू में जिस तरह से हो रहा है, और भी कई जगह बीजू जनता दल में वहाँ भी कुछ है, तो अब ये सब चलता रहेगा। और देखिए, ये कानून तो बन गया है, और मुझे नहीं लगता है कि इसको सरकार किसान कानून की तरह वापस लेगी। एक बात तो ये है। रही बात कोर्ट की, अब कोर्ट में क्या फैसला होता है नहीं होता है, अब उस पर बहुत सबके तर्क अलग अलग हैं। कुछ लोग अपने अपने हिसाब से कोर्ट की रूलिंग भी दिखाते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणियाँ की हैं, ऑब्जर्वेशंस दिए हैं तमाम तरह के। लेकिन जो मैं एक चीज़ कह रहा था कि मैंने पूरी डिबेट देखी है, सारा का सारा, एक चीज़ मुझे लगा कि जो ये मानते थे कि ये कमज़ोर सरकार है, कमज़ोर सरकार है, पार्लियामेंट में एक अच्छा मौका था विपक्ष के लिए,
लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन बोले ही नहीं। अब आप सोचिए कि ये, मैं समझता हूं कि इस सरकार के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती थी ये मौका, और अखिलेश ने जो बोला, मैं ईमानदारी से बताऊं, मुझे मतलब मैं अवाक था सुन करके। क्या क्या आप बोले जा रहे हैं भाई, मुद्दा वक्फ का था, समस्याएं तो 1000 देश में हैं, लेकिन उस समय तो आपको उस जिस बिल पर आप विरोध कर रहे हैं उस पर पॉइंटेड बोलना था। अब वो बीजेपी के संगठन चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, कुंभ में इतने लोग मर गए, कहाँ गए। तो मैं केवल एक बात कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अपोजिशन, बल्कि वे लोग बोले अच्छा जिनके पास संख्या नहीं है, वो छोटी छोटी पार्टियों के, जैसे साउथ की, अच्छा बोले कुछ लोग। तो ये अपॉर्चुनिटी जो थी, ओवरऑल इस बिल ने एक मैसेज तो दिया कि जो आशंकाएं थी कि कभी अलग हो जाएंगे, मौका मिल जाएगा, सरकार को गिरा देंगे, फलाना ढकाना, वो मुझे लगता है कि सरकार और मजबूत होकर के उभरी है। ठीक है। और विपक्ष भ्रमित हुआ है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। पूर्णिमा मैम, मैं आपके पास आ रहा हूँ, बड़ा अहम है समझना, क्योंकि बिल को लेकर जितनी बातें हुई सब ने अपना अपना पक्ष रखा, लेकिन एक बड़ा धड़ा ये समझाने की कोशिश करता रहा कि भाई ये पूरा बिल लाया है सिर्फ इसलिए जा रहा है कि ज़मीन पर कब्जा कर लिया जाएगा। अभी भी वही नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, चाहे किरण रिजिजू हों, चाहे खुद गृह मंत्री हों, तमाम लोगों ने पूरी स्पष्टीकरण देने की, समझाने की कोशिश की, सत्ता पक्ष के तमाम अलग अलग वक्ताओं ने समझाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष केवल इस एंगल पर लेकर जा रहा है कि भाई सीधा सीधा मुसलमान समाज की जो ज़मीन है उसको कब्जा करने की कोशिश है, उनके हाथ से सब छीनने की कोशिश है। इसको सीधा उसी तरीके से देखें कि वक्फ में क्या अंदर खाने सब कुछ ऐसे ही होगा या केवल सियासत है ये? सियासत तो इसकी जड़ है, इस पूरे बहस की जड़ ही सियासत है। अगर सियासत का उसमें मसला नहीं होता तो इतनी बड़ी बहस होती नहीं, इतनी लंबी चर्चाएं नहीं होती। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की कि विपक्ष जो धार होनी चाहिए थी उसके अटैक में, वो धार मुझे मिसिंग लगी। किसी भी ऑपोजिशन लीडर के स्पीच में ऐसा जो कन्विंसिंग एक आर्ग्यूमेंट हो जिससे कि कोई जो उनके पक्ष को नहीं भी उनसे एग्री करता हो वो सुनने और सोचने पे मजबूर हो जाए, मुझे ऐसा कोई लॉजिक या आर्ग्यूमेंट नहीं सुनाई दिया वो किसी के भी भाषण में। वक्फ बोर्ड में हर चीज़ बिल्कुल दुरुस्त है, ये नहीं है, ये सबको पता है। उसको सही करने की ज़रूरत है, ये भी सबको पता है, लेकिन उसको सही करने के लिए जो विपक्ष की पार्टियां हैं, इन्होंने भी पहले अपने लेवल पे किए हैं, बदलाव किए हैं, उसमें अपने हिसाब से चेंजेस भी किए हैं। तो ये कह देना कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एक समुदाय के बिल्कुल विपरीत है, ये मुझे उतना कन्विंसिंग नहीं लगा। और जो सबसे बड़ा आश्चर्य मुझे लगा कि सबसे बड़ा हथियार तो विपक्ष के नेताओं की तरफ से ही सरकार के हाथ में लग गया, वो लालू यादव की स्पीच थी जो 13 में जब अमेंडमेंट हुआ था तो उसमें जो उन्होंने बोला था एग्जैक्टली वही सिचुएशन है जो कि आज गवर्नमेंट कोट कर रही है कि वो क्यों ये अमेंडमेंट चाहती है। तो जो एक अटैक का जो तीखापन होना चाहिए था ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से वो कहीं ना कहीं लैकिंग था, क्योंकि अंदर खाने ये सबको पता है कि वक्फ बोर्ड में ज़रूरत है सुधार की। ठीक है, बहुत बड़ा ज़मीन का एक पॉकेट्स हैं जो कि कब्जे में हैं, या कई काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं कि सरकार उन्हीं ज़मीन पे कब्जा करने की सोच रही है। तो ज़मीन का मसला तो वक्फ बोर्ड के मतलब अंदर हमेशा से ही रहा है, और ये भी हमें पता है कि जैसे बॉम्बे में ही आए, इवन दिल्ली में भी कई ज़मीनें ऐसी हैं जिस पे कि कंस्ट्रक्शन हुए हैं जो वक्फ बोर्ड अपनी बताता है। तो वो तो है, सच्चाई है, वक्फ के पास ज़मीन बहुत है, ये भी अपने आप में एक सच्चाई है। और अगर सरकार बदलाव ला रही है तो चूंकि बीजेपी का एजेंडा सबको पता है, तो ये कहना भी विपक्षी पार्टियों के लिए बहुत आसान है कि सिर्फ समुदाय को मतलब हैरास करने के लिए हो रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि वक्फ में वाकई सुधार की ज़रूरत थी। लेकिन 2-3 चीज़ें जो मुझे ठीक नहीं लगी वो ये है कि जो पहले ये तो जेडीयू के डिमांड के बाद उसको हटा दिया गया, पहले ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से करने की बात कर रहे थे, वो बहुत गलत हो जाता। रेट्रोस्पेक्टिव, अब कानून जब आ रहा है तो अब कानून जिस दिन से लागू हो रहा है आप उसके बाद से उसको लागू करिए।
रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाला कानून कोई भी बहुत अच्छा कानून नहीं माना जाता है, और ये हमने वोडाफोन वाले केस में जो टैक्स रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाला था वो देखा था, और वो कोई उसका मतलब नहीं होता है। दूसरा जो ये सरकार ने गैर मुस्लिम को भी उसमें बोर्ड में करने की बात कही है, वो चीज़ भी मुझे नहीं समझ में आई, क्योंकि वक्फ भले ही प्रॉपर्टी रिलेटेड है लेकिन वो रिलीजियस मसला ज़्यादा है। भाई जो इस्लाम को मानता है वो अपने ज़मीन को, अपने जायदाद को दे सकता है वक्फ के लिए, तो नॉन मुस्लिम उसको कितना समझेगा और उसका क्या औचित्य है ये मुझे नहीं समझ में आया, और ये सरकार भी नहीं समझा सकी। मतलब किसी भी बोर्ड में, किसी भी रिलीजियस ट्रस्ट में जो उस धर्म का है उससे अलग धर्म के लोग तो हमें नहीं दिखाई देते हैं, तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को क्यों शामिल करना है? ये एक मुझे लगा थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट था जिसकी तरफ सबने इशारा किया। अब कल को कोई डिमांड ये करने लगे कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट में गैर हिंदू होने चाहिए, या काशी विश्वनाथ ट्रस्ट में, या तिरुमली तिरुमाला ट्रस्ट, देवस्थानम ट्रस्ट है उसमें नॉन जो उस रिलीजन से बाहर के लोग होने चाहिए, तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो वैसे ही वक्फ बोर्ड में भी क्यों किसी को नॉन मुस्लिम को शामिल होना चाहिए? दूसरा जो एक एजेंडा है बीजेपी का, एक्चुअली सबको यही लग रहा है कि कई सारे मसले थे जो कि अभी तक बिल्कुल अनटचेबल की तरह ट्रीट किया जाता था, उनको कोई छू नहीं सकता है। मतलब पहले की सरकारों के टाइम में यही एक रवैया होता था कि बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिसको कि छूना भी लोग परहेज करते थे, छूने से चर्चा तो दूर है, उसमें बदलाव तो दूर की बात है, जो अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने ना ही उसको छुआ बल्कि उसमें काफ़ी मेजर चेंजेस भी कर दिए हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बीजेपी अपने एजेंडे पे, बेशक उसकी संख्या कम है, बिल्कुल फर्मली चल रही है। लोगों को डाउट इसलिए भी था कि टीडीपी और जेडीयू सपोर्ट कर रहे हैं तो बीजेपी को शायद इसमें परेशानी हो। हमने वो भी देख लिया कि अब वो भी इशू नहीं है, वो सेटल हो गया फॉर वंस एंड ऑल, एटलीस्ट इस टेन्योर के तो सेटल हो ही गया है। जेडीयू के तो बहुत सारे लोगों ने खुल के अपना ऑपोजिशन भी रखा, लेकिन जेडीयू एज अ पार्टी ने तो सपोर्ट ही किया। टीडीपी का बहुत बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है, टीडीपी ने भी सपोर्ट किया। तो वो इशू की गवर्नमेंट के ये दो अलायंस पार्टनर्स इसके लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, वो भी अब रास्ते से हट गया है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ठीक है, बदलाव जो हुआ है वो कुछ मायनों में अच्छा भी है। एक चीज़ जो समझ में नहीं आई कि अगर कोई वक्फ अपनी प्रॉपर्टी को करना चाह रहा है तो उसका 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने का उसको सबूत देना होगा। अब प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कैसे कोई सबूत देगा? कई मुस्लिम्स को मैं पर्सनली जानती हूँ जो कि ना कभी मतलब मस्जिद जाते हैं, ना 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। तो उसका क्या आप सबूत मांग रहे हैं? किस तरह का सबूत मांग रहे हैं? तो वो भी मुझे समझ में नहीं आया। बट ठीक है, ओवरऑल तो मुझे लग रहा है कि बदलाव की जरूरत थी, बदलाव हुआ है। बदलाव हुआ है राकेश सर, जिस तरीके से पूर्णिमा मैम कह रही हैं, क्योंकि बहस आप सब ने भी सुनी, बहस हम लोगों ने भी सुनी, विपक्ष के नेताओं ने विरोध जरूर किया, लेकिन वो विरोध ऐसा लगा कि विरोध के तर्क में उस तरह के पॉइंट नहीं है, या उस तरीके से नहीं समझा सकते कि भाई सरकार अगर ये उसमें कुछ प्रावधान ला रही है तो उसका किस तरीके से नुकसान हो जाएगा। हाँ, वोट बैंक की लड़ाई ज़रूर दिखी कि इसके वजह से हमारा वोट बैंक नाराज़ ना हो जाए, छिटक ना जाए, तो उसके लिए ठीक है, हम अपने अपने वोट बैंक के लिए वहाँ पर सदन में खड़े होकर संदेश दे रहे थे, सब लगभग सबकी तरफ से यही नजर आया। तो केवल वही है, बदलाव तो समय के साथ होगा, कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। ऐसा नहीं है कि केवल दूसरे पक्ष की तरफ से ही वक्फ या वक्फ के काम करने के तरीकों पर सवाल उठते रहे, मुस्लिम समाज से भी कई बार उठे हैं और बहुत सारे मामले भी सामने आए। देखिए, विपक्ष का जो ताकतवर विरोध होना चाहिए वो नहीं हो पाने का कारण ये था कि जब संशोधन हुआ वक्फ बोर्ड पे 1995 और 2013 में, तो उसे इतनी ताकत दे दी गई कि उस ताकत के चलते मुस्लिम समाज का ही एक धड़ा नाराज था। तो इसके चलते अब आप उसमें 5 धाराएं देखिए, धारा 40, धारा 52, धारा 107, 89, 91, ये वो धाराएं थी जो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के उस तबके के लिए नुकसानदायक थी जो तबका गरीब था और उसकी ज़मीन को मतलब अतिक्रमित करने का एक अधिकार दे दिया गया। धारा 40 में ऐसा प्रावधान किया गया कि जिस ज़मीन पे वक्फ बोर्ड उंगली रख देगा वो ज़मीन उसकी हो जाएगी। अब उस धारा को यदि बदला गया, फिर ट्रिब्यूनल वाला जो मामला है कि ट्रिब्यूनल के फैसले को आप कहीं चैलेंज नहीं कर सकते, उसको लेकर तर्क ये दे गया कि भाई आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बहुत सारे मामले चल रहे हैं। वो कौन से मामले चल रहे हैं? वो ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ नहीं है, सिविल सूट नहीं है, वो पिटीशन है, जनहित याचिका है। दोनों में अंतर नहीं बताया जा सकता ना, इसलिए कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बहुत सारे मामले चल रहे हैं। अब एक प्रावधान ये किया गया है कि यदि ट्रिब्यूनल के फैसले से
आप संतुष्ट नहीं हैं तो 90 दिन के अंदर आप कोर्ट में जाइए। तो कोर्ट में जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता बन गया, यानी न्याय का एक नया रास्ता तैयार हुआ है। दूसरा, पारदर्शिता आ गई है। आप पोर्टल में डालेंगे कि आपके पास वक्फ के पास कौन कौन सी ज़मीन है, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। असादुद्दीन ओवैसी का एक बयान का उल्लेख मैं करना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ के पास प्रॉपर्टी है, लेकिन 1,11,000 का कागज नहीं है। तो जब आपके पास कागज नहीं है तो वो दान की भूमि कैसे होगी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है 2006 में, जिसमें कहा जाता है कि देश का मुसलमान गरीब था और अभी भी गरीब है। तो जिस देश का मुसलमान गरीब है वहाँ वक्फ बोर्ड के पास शुरू में जो 18,000 एकड़ ज़मीन थी वो 9,40,000 एकड़ कैसे हो गई। गरीब मुसलमान कितना दानदाता बन गया। फिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी से, यानी 2006 में जो आकलन किया गया वो था 12,000 करोड़ रुपए की वार्षिक आय। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 2025 में उस 9 लाख एकड़ प्रॉपर्टी की आय कितनी होगी। देश में 25 करोड़ मुसलमान हैं, अब 25,000 करोड़ की आय होने वाली है वक्फ बोर्ड में। तो एक आंकड़ा सरकार के सामने वक्फ बोर्ड को ये भी रखना चाहिए कि आपने कितने मुस्लिम परिवारों की मदद की है। वो नहीं है, आप लेखा जोखा नहीं प्रस्तुत कर सकते। तो विपक्ष इसीलिए सदन में निहत्था दिखा, क्योंकि उसके पास वो जो पहले से ताकत दी गई थी उसके खिलाफ कोई तर्क नहीं था। इसी वजह से विपक्ष कोई भी तर्क नहीं दे पाया वहाँ पे, और सत्ता पक्ष की तरफ से बाकायदे प्रस्तुत किया गया कि हम इस बिल को क्यों संशोधित करने जा रहे हैं। कुर्बान सर, बड़ा अहम है समझना, क्योंकि देखिए वक्फ को लेकर जितनी बातें हुई, जितनी बहस हुई, एक तो क्या जो प्रावधान या जो बदलाव सरकार कर रही है वो सारे गलत हैं, जिस तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से, अभी भी उस पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या वो सारे गलत हैं। और दूसरा, सरकार जब भी इस तरह के कोई फैसले, खास करके मुस्लिम समाज से जुड़े हुए जब भी कोई फैसले हो रहे हैं, उस पर सीधा एक ये नैरेटिव बनाना कि ये तो मुसलमान समाज जो है उसको परेशान करने के लिए है, या उस पर दबाव बनाने के लिए है, या डराने के लिए है, वो चश्मे से देखना सही है। आदर्श गालिब का एक शेर है कि तुझे हम वली समझते जो न बादा ख्वार होता। अगर तू शराबी ना होता तो हम तुझे वली समझते। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे देश के तमाम और सारे कानून हैं और सारे सिस्टम हैं जो कि करप्ट हैं और जिनमें बहुत संशोधन की ज़रूरत है, उसी तरह से वक्फ कानून में भी संशोधन की ज़रूरत है। लेकिन आप दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करते हैं, आपके पास में 75 साल की एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की नज़ीर है कि किस तरह से कानून बनते हैं। कानून जब बनते हैं तो उस पर पूरी तरीके से डिबेट, डिस्कशन, डिस्कोर्स और डायलॉग होता है। आपने देखा कि किसानों के लिए जो कानून बनाए गए थे वो किस तरह से पास किए गए, किस जल्दबाजी के साथ पास किए गए, और उनका फिर क्या हशर हुआ कि उसको फिर आपने वापस लिया। आपने तो ये बहुत तमतमा करके कहा था ना, बहुत दबदबे के साथ, कि नहीं साहब हम जो चाहेंगे वो करेंगे। आपने वक्फ कानून में भी यही किया। जाहिर है डेमोक्रेसी में एक वोट की भी मेजॉरिटी जो है वो मेजॉरिटी होती है, और हमने एक वोट पर अटल जी की सरकार को गिरते हुए भी देखा है। लेकिन क्या इस वक्फ कानून को जो आप लाए हैं इसके पीछे एक तो आपकी मंशा क्या है? तो मंशा एक लाइन में सीधी है कि आपका जो ब्लेटेंट कम्युनल एजेंडा चल रहा है पिछले 11 सालों से, आपने उसको इस बिल के ज़रिए से और मजबूत करने की कोशिश की है। दूसरी चीज़, यही कोalition गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी ने भी चलाई थी, लेकिन तब उन्होंने कहा था कि जो 3-4 कंटेंशियस इश्यूज़ हैं वो हम बैक बर्नर पर रख रहे हैं और उसके लिए हम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। अगर वो बन जाते हैं आपसी बातचीत के ज़रिए तो उन्हें हम हल करेंगे। अयोध्या, आर्टिकल 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड, लगातार दोनों सरकारों में 6 साल प्रधानमंत्री रहे। खैर, आप उसमें कोalition धर्म में यकीन नहीं करते, ना करें। आपने अपने ट्रस्टेड एलाइज इस तरह से मोल्ड कर लिए हैं कि आप उनसे जहाँ चाहें वोट दिलवा लें। लेकिन जो प्रोसीजर है, मैं उसको की बात कर रहा हूँ कि पिछले 1 साल में जिस जल्दबाजी के साथ आप बिल लाए, फिर वो सेलेक्ट कमेटी को गया, और सेलेक्ट कमेटी में जो प्रोसीजिंग हुई वो भी हमारे सामने है कि साहब वहाँ लात घूंसे भी चले, बोतलें भी चली, और सबसे बड़ी काम, जो सबसे अनैतिक काम हुआ, जिसको लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 9 फरवरी को हाउस के अंदर कहा कि नोट ऑफ डिसेंट को शामिल ना करना ये गलत काम है और हम इस नोट ऑफ डिसेंट को शामिल करेंगे।
मुझे नहीं मालूम कि फाइनली अब जो रिपोर्ट दी गई उसमें एनेक्स्चर के तौर पर उस नोट ऑफ डिसेंट को उन मेंबर्स के माना गया या नहीं माना गया। वक्फ कानून कितना अच्छा है कितना बुरा है ये तो जब सामने आएगा तो तब पता चलेगा, लेकिन जाहिर है कि ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी का, वो उसमें जाएगा। बहुत सारी चीज़ें गई हैं, बहुत सारे केसेस हुए, एक दो नहीं। शाहबानों वाले मामले पर ही राजीव गांधी सरकार ने जो बिल में तरमीम की थी उसको भी चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी फैसला आया। उसके अलावा और बहुत अनेक चीज़ें इस देश में, तो जब प्रीवी पर्स का खात्मा हुआ उसको भी चैलेंज किया गया, जब बैंक नेशनलाइजेशन हुआ उसको भी चैलेंज किया गया। तो ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप और जो हमारे यहाँ जो संविधान जिस चीज़ की गारंटी देता है उसके तहत है। लेकिन क्या आप उन चीज़ों में यकीन करते हैं, दिल से यकीन करते हैं, उनको मानते हैं? हमने देखा है इंदिरा गांधी के ज़माने में और राजीव गांधी के ज़माने में 350 सांसद रूलिंग पार्टी के, 400 सांसद रूलिंग पार्टी के, बावजूद इसके जो अपोजिशन की वॉइस थी वो सुनी जाती थी, वो अनहर्ड नहीं होती थी। और इसलिए आपने जो एक तरीका अपनाया, आप कंट्राडिक्टरी बातें कर रहे हैं, होम मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं, किरण रिजिजू कुछ कह रहे हैं, आपकी रूलिंग पार्टी के कुछ मेंबर्स कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं। लेकिन चूंकि आपको ये मैसेजिंग करनी है अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कि देखिए हम जो चाहते थे हमने मुसलमानों को सबक सिखा दिया कि लाइन पे आ जाओ, वरना तो हम इसी तरीके से अपना आर्बिट्रेटरी एक्शन करेंगे और अपना एजेंडा चलाएंगे। आपको मानना हो मानिए, ना मानना हो भाड़ में जाइए, लेकिन हम जो अपनी बात ठान लेंगे वो करेंगे। और दूसरी बात, क्यों वक्फ बोर्ड? डिफेंस रेलवे के बाद सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, अभी जैसा कहा गया 9-10 लाख एकड़ ज़मीन है, और वो आज से नहीं, वो 75 साल से है। और दूसरी चीज़ ये कि उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब, जहाँ से टोटल माइग्रेशन हुआ पाकिस्तान के लिए, जिसमें आज 4 राज्य हैं, हिमाचल है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है और पंजाब है, वहाँ इतनी अकूत प्रॉपर्टीज़ है, उसका मैनेजमेंट नहीं है। तो रिफॉर्म की ज़रूरत मैंने शुरू में कहा, लेकिन आप किस तरह से करना चाहते हैं? आप कॉन्फिडेंस में लेकर के बातचीत कर, ऐसी अर्जेंसी क्या थी कि 1 साल के अंदर आज इसी वक्त रात के 4 बजे इस कानून को हमें पास करना है? ये मैं समझने से बाहर हूं, और इसलिए मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि ये बीजेपी का ब्लेटेंट कम्युनल एजेंडा है अपने वोट बैंक को मजबूत करने। ठीक है अवधेश सर, कम्युनल एजेंडा है वोट बैंक को मजबूत करने का, बातचीत और बढ़ाई जा सकती थी शायद। कुर्बान जी एक समाजवादी विचार के धारा से आते हैं, रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन रिफॉर्म हुआ केवल मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए, और जल्दीबाजी क्यों की गई इसमें और 10-20 साल 50 साल लगा दिया जाए तो क्या दिक्कत थी? अब ये जो मतलब इस प्रकार के मतलब सेकुलरिज्म के नाम पर इस प्रकार के तर्क का क्या अर्थ है? पहले देखिए, पहला उत्तर 2013 में जो विधेयक पारित हुआ है 4 घंटे की बहस में पारित हो गए। इस बार की प्रक्रिया देखिए, संसद में लगभग 28 घंटे 27 घंटे से ज्यादा दोनों तरफ से बहस हुई है। 27 आवर से ज्यादा। सरकार की प्रतिबद्धता तो यही है ना कि भाई लाए हैं तो फिर, और जो संयुक्त संसदीय समिति थी लगभग 112 घंटे से ज्यादा उसकी बैठक हुई है। 25 वक्फ बोर्डों का प्रतिनिधित्व हुआ है, उन्होंने अपनी बातें रखी है। 15 राज्यों का प्रतिनिधिमंडल जहां जहां वक्फ प्रभावी है। 92.28 लाख ईमेल पढ़े गए हैं। अलग अलग जाकर संस्थाओं के साथ जो है बातचीत हुई है राज्यों में जाकर। इतने ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। 4 घंटे में पारित हो जाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जब 1 सप्ताह पहले 2013 में 1 सप्ताह बाद 2014 में जब 1 सप्ताह बाद जब लागू होना था आचार संहिता, उसके पहले 5 मार्च को क्या कैबिनेट ने क्या फैसला किया कि दिल्ली की उन सारी प्रॉपर्टी जो पहले से विवादित है, ये बर्नी आयोग ने 74 में बता दिया, वो वक्फ को दे दिया जाए, प्राइम प्रॉपर्टी को। वो लोकतांत्रिक था। 1995 में मतलब एक वक्फ बोर्ड के नाम पर, वक्फ न्यायाधिकरण के नाम पर एक सुपर सरकार, सुपर न्यायाधिकरण स्थापित किया गया। उसको 2013 में और सशक्त किया गया। ये लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया थी, क्योंकि उसमें संविधान की तो मान्यता थी ना। न्यायालय में आप जा नहीं सकते हैं, इससे ज्यादा संविधान की मान्यता कहां हो सकती है? देखिए, इस देश की समस्या ये है
कि मुसलमानों के मजहब के नाम पर जो उनका मजहबी विषय नहीं है, इस देश में कट्टरपंथी, प्रभुत्वशाली, शक्तिशाली राजनीति, सत्ता में और मजहब में, देश दुनिया में हस्तक्षेप रखने वाले कुछ जो बेईमान टाइप के मुसलमान रहे हैं, उनको यहाँ की राजनीति ने पुष्पित किया, उनको महत्व दिया, उनको आगे बढ़ाया। और मुसलमानों में जो एक बड़ी धारा रही है, जिसको इस देश से आज भी प्यार है, जो वाकई मिलजुल के रहना चाहता है, जो न्याय को मानता है, वो सब धीरे धीरे हाशिए में चले गए और उनको भी धीरे धीरे इनके साथ उसी धारा में आना पड़ा। भाई वक्फ तो चलो एक अरबी शब्द है, लेकिन एक वक्फ इस्लाम का विषय है कि हम अपनी संपत्ति दीन की सेवा में दान करना है। लेकिन वक्फ बोर्ड कैसे इस्लाम का विषय हो गया, जो इस देश के संविधान के तहत बना हुआ है? मतलब हमारी अगर मंदिर की जमीन है जैसे बता रहे हैं, तो उसका लैंड का रिकॉर्ड जो है वो कलेक्टर को पावर तो है, उस लैंड को सीज करने का कलेक्टर को पावर है, लेकिन इसमें कोई नहीं हो सकता है। मतलब आप इस्लाम का मतलब कि सबय भूमि खुदा की है, इसमें कैसे आप हस्तक्षेप करेंगे? इस भाव को अगर देश के सेकुलर प्रगतिशील लोग सपोर्ट करते हैं तो आप सोचिए देश की हालत कितनी खराब है, सोच कहां चली गई है। सरकार के इरादे को आप छोड़ दीजिए, इरादे को छोड़ दीजिए, इसमें रिफॉर्म में जो चीजें आई है, जो धारा आई है, उसमें कहां गलत है वो बताया जाए। देखिए इसमें वक्फ को टच नहीं किया गया है, इसमें मुतब्बिल जो है, वाकिफ जो है, वो सब रहेंगे। वक्फ बोर्ड में न्यायाधिकरण में परिणति है, ये ध्यान रखिए। इसमें 40,900 के आसपास तो न्यायाधिकरण के अंदर विवाद हैं, उसमें 10,000 तो मुसलमानों ने किया हुआ है। आप बताइए, आप ऐसी संस्थाओं को, और जितने आ रहे हैं कब्जे के जो आ रहे हैं, वो बताया तो है कि 169 लाख, मात्र 169 करोड़ आए हैं। आपके पास तो थोड़ा सा राकेश जी ने आंकड़ा देने में वो हेक्टेयर की बात उन्होंने एकड़ कर दी है। 1913 से 2013 तक वक्फ के पास 18 लाख एकड़ जमीन थी, गृह मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कहा है। और 2013 से अभी तक जो है आप समझिए ना, कितना 30 लाख हेक्टेयर जो है, 30 लाख एकड़ जमीन हो गई है। और उससे आय कितनी हो रही है भाई? आपने जो है, एक आदमी नौकरी करने गया है, मुसलमान नौकरी करने गया, 2 साल गांव में नहीं आया, लोगों ने उसकी प्रॉपर्टी वक्फ कर दी। अरे भाई वक्फ हम कर सकते हैं, मेरी संपत्ति का सुनिए, सरकारी संपत्ति को वक्फ कैसे किया जा सकता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आय को एक ये बेस बना लेना कि वो संपत्ति का कैसे उपयोग या दुरुपयोग हो रहा है, ये कहाँ तक जाया जाए। वक्फ की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी में अगर शेयर है तो वो कब्रिस्तान का है। अब आप कब्रिस्तान से क्या आय कर लेंगे भाई? क्या वहाँ होटल खोल देंगे? क्या आप मॉल खोल देंगे? उससे क्या आय कर लेंगे? तो आय को जरिया बनाना कि इतनी संपत्ति है और इसका आप आय का ब्यौरा नहीं दे पाए, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी लॉजिक है इस आर्ग्यूमेंट में। ठीक है जयदीप सर, जिस तरीके से बातें हो रही हैं, जो बात अभी अवधेश जी ने कही, जो बात कुर्बान जी ने कही, और वक्फ में जिस संशोधन की बात कर रहे हैं ये सरकार, और उसके बाद जो उस पर सियासत हो रही है, सवाल सबसे बड़ा यही है कि एक्सेप्टेबिलिटी क्यों नहीं होती अगर इस तरह की कोई बात करती है। हाँ, कम खामियां हर चीज़ में हो सकती है, उसको दुरुस्त करने के लिए एक बहस हो सकती है, एक बात हो सकती है। बिल कैसे प्रस्तुत हुआ, उस पर कैसी बहस हुई, जमीन आंकड़े, बहुत सारी बातें आई हैं, सभी विशेषज्ञ हैं, पत्रकार हैं, और सबने खूब अध्ययन किया और देर रात, आधी रात तक डिबेट देखी, सुनी है। इसके 2 अलग पहलुओं पर हमको चर्चा ज़रूर करनी चाहिए। एक तो इसके मूल में है धर्म और कानून, और धर्म और कानून जहाँ जहाँ भी आते हैं आपस में तो टकराव होता ही है, क्योंकि जब धर्म अस्तित्व में आया तो कानून नहीं था। अब क्या चीज़ धर्म है और क्या चीज़ कानून है, बहुत अच्छे से कहा अवधेश जी ने कि भाई अगर वक्फ धर्म है तो वक्फ की ज़मीन कानून है। अब ज़मीन जब आ गई तो धर्म और कानून का टकराव होकर रहेगा। ज़मीन तो कानूनन ही मिलनी चाहिए ना, लेकिन धर्म में एक प्रावधान है कि भाई मैंने दान कर दी तो कर दी, और वो हमेशा के लिए खुदा की हो गई और उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। अगर चर्चा नहीं होगी और उसके पीछे कोई ऐसी साजिशें भी हो रही है कि वो ज़मीन कब्जा ली जाए, जिसका हम उदाहरण देख रहे हैं। वो बता रहे थे कि 1913 से 2013 तक 18 लाख एकड़, और उसके तो 30 नहीं, वो 39 लाख का आंकड़ा है। 39 लाख एकड़ का, जोड़ने में गलती। हाँ, तो 39 लाख, तो ये इतनी तेजी से, इतने कम वक्फे में, वक्फी और वक्फा उतने कम वक्फे में, उतने कम समय में अगर इतनी तेजी से संपत्तियां बढ़ी, तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि कोई, और कुर्बान साहब ठीक कह रहे थे कि भारत के हर कानून में विसंगति है और कानून का दुरुपयोग होता है। भाई दहेज कानून बना, दहेज रोकने के लिए उसी का दुरुपयोग हो के लोगों को बंद करने की कोशिश हो रही है। तो हर कानून को उस दायरे में रखकर उस पर चर्चा होनी चाहिए। फिलहाल वक्फ की चर्चा हो रही है। दुनिया भर में जो कट्टर इस्लामी देश भी हैं, वहां पर वक्फ को लेकर
दिक्कतें, कहीं तो बोर्ड ही नहीं है, बोर्ड है तो सरकार ही संभाल रही है। बहुत चंद देश हैं जहाँ पर कानून में इस पर व्यवस्था हुई है, लेकिन भारत अगर दुनिया में अलग है तो वो इसलिए है कि अगर हम कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं है तो होना चाहिए, उसमें केवल उच्च जाति के लोग या जो खुद वैसे ही प्रभावशाली और संपत्ति वाले हैं वही दिखाई दे रहे हैं, तो क्यों है? तो ये तो विकासवादी प्रगतिशील सोच ही हुआ और इसका समर्थन नहीं करने का कोई और इसीलिए विपक्ष बैकफुट पर गया उस पूरी बहस में, बजाय ये बात करने के कि इस संशोधन में जेपीसी की इतनी घंटों की बैठकों में चाहे वहां जो भी विवाद चले हों, भाई अगर हमारा लोकतंत्र जिंदा है तो बहस भी होगी, सब कुछ होगा, हिंसा नहीं होनी चाहिए वो भी हो गई तो वो तो गलत बात है, लेकिन बहस हो रही है ये अच्छी बात है, तो उसमें आप तर्क रखिए ना। वहां पर अगर विपक्ष के बड़े नेता खड़े होकर कहते हैं कि भाजपा तो अपना अध्यक्ष ही नहीं चुन पा रही है, ये तो मानसिक दिवालियापन है। कभी आप शंकर जी की फोटो दिखा देते हैं लोकसभा में, कभी तो ये सब नहीं चल सकता ना। जनता किसको स्वीकार करेगी कि साहब ये कानून बदलने की आड़ में ये हो रहा है, उसके ये तथ्य हैं, ये तर्क हैं। तो पहली बात थी धर्म और कानून की। दूसरी बड़ी बात मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली इस एनडीए सरकार के लिए ये सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी इस बार सत्ता में आने के बाद, क्योंकि 240 के आंकड़े को लेकर जिस तरह की शंकाएं जताई गई थी कि वो प्रचंड बहुमत वाली एनडीए की सरकार जिसने धारा 370 को हटा दिया, वो प्रचंड बहुमत वाली सरकार जिसने राम मंदिर बनवा दिया, वो प्रचंड बहुमत वाली सरकार जिसने 3 तलाक वाले में संशोधन कर दिया, वो सरकार 240 पर आने के बाद सहमी सी, डरी सी, थकी सी रहेगी और अपने एजेंडे से भटकेगी। उसने साबित किया कि नहीं भटकेगी। ये उसकी राजनीतिक कूटनीतिक जीत है, स्ट्रैटेजिक जीत है। और अगर वो टीडीपी और जेडीयू जैसे अपने सहयोगी दलों को इसके लिए साथ में ला पाई है, बहुत बड़ी जीत है। विपक्ष मुंह ताकता रह गया। सब ये मान के चल रहे थे कि हम दराड़ और गठबंधन की राजनीति में इस देश में यही होता रहा है ना कि चाहे कॉमन मिनिमम एजेंडा भी बन जाए, कुछ मुद्दे सेंसिटिव होते हैं कुछ पार्टियों के लिए जो गठबंधन में शामिल है, तो उन सेंसिटिव मुद्दों पर दो फाड़ हो जाएगी, टकराव हो जाएगा। भाई शिवसेना की वही दिक्कत हुई ना कि कट्टर हिंदुवाद पर चलने वाली शिवसेना जब कांग्रेस के साथ खड़ी हुई तो लोगों ने बोला ना भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम तो इटली वाली मैडम कहते थे इनको। उसके बावजूद अगर इस बिल को निकाल कर ले गई है सरकार तो उसकी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसने फिर साबित किया है कि जिसको बर्रे का छत्ता कहा जाता है वो सारे विषय, कभी 370 तो हट ही नहीं सकती, मरते दम तक नहीं हटेगी, कभी 3 तलाक कानून पर इस देश में बात नहीं होगी, राम मंदिर बनाने की बात करेंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा एक और पड़ाव अगर उसने हासिल किया है तो ये बड़ी बात है। उसके अच्छे बुरे पक्ष पर चर्चा हो सकती है, कोर्ट के दरवाजे भी खुले, सब होगा, लेकिन ये दो बड़े पहलू हैं। एक तो धर्म और कानून का, जहां भी टकराव होगा विवाद होगा। दूसरा, एनडीए सरकार ने अगर इसको राज्यसभा लोकसभा में आंकड़ों के दम पर पास करवाया है तो उसने बता दिया है कि 240 के बावजूद दम है, कर सकते हैं और दबाव कोई नहीं है। रामकृपाल जी, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं कि देखिए ये जो आज की तारीख में जब हम वर्तमान को देखते हैं ना, तो ये देखना चाहिए कि ये वर्तमान कहीं पीछे से जुड़ा हुआ तो नहीं है, क्योंकि ये जो भी आज हो रहा है उसका भी पीछे एक पृष्ठभूमि है। मैं थोड़ी देर के लिए कुर्बान भाई जानते हैं साहबानों तक ही ले जा रहा हूँ। साहबानों के पहले का मैं छोड़ दीजिए, इंदिरा गांधी हमेशा कहती थी जब ये जनसंघ था, जनसंघ का नारा हुआ करता था, हर हाथ को काम हर खेत को पानी, घर घर में दीपक जनसंघ की निशानी। उस जमाने में इंदिरा गांधी कहती थी इसमें आरएसएस वालों का हाथ है, कहीं भी खड़ी होती थी विदेशी ताकतों और आरएसएस की बात करती थी। तो ये पहले से भी एक तरह से जो हिंदूवादी संगठन, मतलब जनसंघ जिसकी आइडियोलॉजी थी, आप उसको हिंदू कहिए राष्ट्रवादी कहिए, उस पर अटैक लगातार होता रहा। पराकाष्ठा कब हो गई, जब 86 में साहबानों का फैसला आता है, एक बेवा को 150 रुपए देने की बात पर, जो इस देश की सर्वोच्च अदालत कहती है उसको हक है, वो फैसला होता है। इंदिरा गांधी के जमाने से हमेशा कांग्रेस में 2 लॉबी होती थी, एक वामपंथी लॉबी और एक दक्षिणपंथी लॉबी। इंदिरा गांधी दोनों को बना करके चलती थी। राजीव गांधी एपॉलिटिकल आदमी थे, उनके पास लेफ्ट लॉबी पहुंची। याद कीजिए इंदिरा गांधी के ज़माने में मोहन धारिया और ये 3-4 नाम थे मुझे ध्यान आ रहा है, मोहन धारिया और जनजीत यादव, ये सब लोग एक रशियन लॉबी हुआ करती थी। और दूसरी ओर जो पंडित कमलापत त्रिपाठी जो चरण वाले दक्षिण लेफ्टिस्ट लॉबी पहुंच गई वहाँ पर। और सोकाल जो मुस्लिम कि साहब ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, मुसलमान हमारा कोर स्ट्रेंथ हुआ करता था,
वो तो नाराज हो जाएगा। राजीव गांधी ने कहा क्या करना है, बोले अरे कुछ नहीं, 400 आपकी सीटें हैं, बना दीजिए कानून। और धनाधन कानून, जितना वक्त पे बहस हुई है उस समय इतनी भी बहस नहीं हुई थी उस कानून पर, और बाकायदा साहबानों के केस को पलट दिया गया। मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा वहां से शुरू होती है। उसके बाद जब ये हुआ तब राइट लॉबी पहुंच गई अरुण नेहरू के नेतृत्व में कि ये तो आपने बड़ा गड़बड़ किया है, हिंदू नाराज हो जाएगा। तो उन्होंने कहा क्या करना है, बोले अरे वो तो वहाँ के जिलाधिकारी का एक मतलब जिला जज का ऑलरेडी फैसला है कि ताला खोल दीजिए, लेकिन सिक्योरिटी कारण नहीं खोला जाता, डीएम को अधिकार है, तो ताला खुलवा दो। वीर बहादुर कह के ताला खुलवा दिया गया, शिलान्यास करवाया गया। बाकायदा दिल्ली से बूटा सिंह को भेजा गया, एनडी तिवारी वहां पर थे, शिलान्यास करवाया। और जब इलेक्शन की बात आई 89 में, राजीव गांधी ने अपनी पहली सभा अयोध्या में की और कहा कि राम मंदिर हम लाएंगे। तो उस समय तो आप मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदू तुष्टीकरण दोनों कर रहे थे। और बताऊं आपको नतीजा क्या हुआ, बीजेपी राम मंदिर की लहर पर चढ़ करके आ तो गई, लेकिन केंद्र में उस तरह से नहीं आ पाई। आडवाणी जी का एक बयान आया कि हम विचार अपनी विचारधारा से जितना हमको आगे पहुंचना था हम पहुंच गए, अब इसके आगे हम नहीं जा सकते। जिस वाजपेयी सरकार की बड़ी तारीफ की जाती है वाजपेयी आडवाणी की, बताऊं उनका सीधा सीधा सा था कि भैया हमें कोर इशू छोड़ने होंगे और हम इस पर चलो। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम उस इशू पर लौटेंगे और जीतेंगे। ये समझिए फर्क पड़ा। अब आप देखिए 1995 में जो चेंज आया, क्या जरूरत थी, आपने 54 में बनाया हुआ था, कोई डिमांड उठी थी समाज से, कहीं से कोई आंदोलन हुआ था, सिर्फ आपने इसलिए किया कि 92 में जो बाबरी मस्जिद ढही थी, इस देश का मुसलमान जितना बीजेपी से नाराज था उतना ही कांग्रेस से नाराज हुआ, और वो कांग्रेस को छोड़ करके चला गया क्षेत्रीय दलों के वो छतरी के नीचे, वो कांग्रेस से उतना ही नाराज हो गया। इसलिए 95 में ये चीज की गई कि फिर से मुसलमान हमारा किसी तरह से जो कोर स्ट्रेंथ था, मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण, यही तो थे कांग्रेस के कोर स्ट्रेंथ, फिर से वापस आ जाए। फिर 2013 में अभी किसी हमारे मित्र ने कहा 2 मार्च को, 5 मार्च से आचार संहिता लागू होनी थी और 2 मार्च को 143 प्रॉपर्टीज को आनन फानन में, जब चुनाव होने जा रहा है तो अगली सरकार पर आप छोड़ देते, बाकायदा हैंडओवर किया गया। वो तो स्टे लिया सुप्रीम कोर्ट से, मतलब कोर्ट में स्टे हुआ, वो मामला इस तरह बचा। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पहली बार ये हो रहा है। ये लड़ाई बीजेपी उस विचारधारा से अब गई कि हम अपनी पुरानी विचारधारा पर लौट रहे हैं, चाहे हारे या जीते, ये उसका परिणाम है आज की तारीख में जो भी है। तो इसे हमें ऐतिहासिक संदर्भ में भी देखना चाहिए। ठीक है, कुर्बान सर। राम कृपाल जी हमसे तजर्बे में ज़्यादा हैं, लेकिन 80 के दशक में जब हम पत्रकारिता में आए थे तो हमें ये बताया और समझाया गया था कि जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, सरकार है, उसको हमेशा क्वेश्चन करो। पिछले 11 सालों से हमें ये बताया जा रहा है कि नहीं, जो सरकार कह रही है वही राष्ट्रहित है, वही समाज का हित है, और जो न खाता न बही, जो अमित शाह नरेंद्र मोदी कहें वो सही, उसको मान लो, और क्वेश्चन करने का तो आपको अधिकार ही नहीं है। ये एक नई परिभाषा पत्रकारिता में हमें समझाई जा रही है और बताई जा रही है, और हम उसको देख रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि साहब जो कुछ भी हुआ सरकार की तरफ से या सरकार के मंत्रियों की तरफ से वो सही था, उसको आपको आलोचना करने का अधिकार नहीं है। और मुस्लिम तुष्टीकरण की बात हो रही है, मैं ज़रा पूछना चाहता हूँ कि पिछली लोकसभा में 300 सांसद थे और 100 राज्यसभा में थे, और आज भी 240 लोकसभा में हैं और 100 से ज़्यादा राज्यसभा में। एक मुसलमान नहीं है, एक सिख आपको जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट है, एक ईसाई को आपने राज्यसभा में एडॉप्ट किया है, और मुसलमान नाम से आपको इतना परहेज़ है। 20% से ज़्यादा की आबादी जो तकरीबन 25 करोड़ होती है, कि उसका एक भी रिप्रेजेंटेटिव आपको दिखाई नहीं देना चाहिए। ये आप इस देश में इंक्लूसिव डेमोक्रेसी और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की नई मिसाल कायम कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि वो तो भारतीय संविधान के तहत चुनी हुई और गठित सरकार है, उसे आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं? लेकिन क्या आप अपने दिल पे हाथ रख कर ये कह सकते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है, जो ये रिवायत बनाई जा रही है, जो ये चीज़ें चल रही हैं, ये सब सही हैं, और हम लोगों को यहाँ ताली बजा करके उसका समर्थन करना चाहिए? क्या मुस्लिम तुष्टीकरण ही इस देश में हुआ है? हिंदू तुष्टीकरण कोई नहीं हुआ क्या?
क्या इस बात को जिस तरह से अयोध्या के मामले में पूरी चीज़ें की गई उसको क्वेश्चन नहीं किया जाना चाहिए? क्या 370 पे जो कुछ हुआ उसको क्वेश्चन नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि ये राष्ट्र हित में है, ये देश हित में है, और जो ऐसा कहेगा वो देशद्रोही और राष्ट्र विरोधी है, उसको जेल में जाना पड़ता है। सैकड़ों की तादाद में पत्रकार और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता जो इन बातों को कहते हैं उनको डाला जा रहा है। तो क्या हमने तो नेहरू के ज़माने में भी नेहरू सरकार की आलोचना होते हुए देखी, बल्कि परखचे उड़ते हुए देखे। इंदिरा गांधी के खिलाफ सारा देश, पूरा विपक्ष, सारा देश तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो थम्पिंग मेजॉरिटी से जीत के आती रही थी हमेशा, कोalition गवर्नमेंट कभी उन्होंने नहीं चलाई, लेकिन उनकी तीखी आलोचना होती थी। जब उन्होंने आपातकाल लगाया तो उनकी तीखी आलोचना हुई। लेकिन ये सरकार क्या इन सब सारी चीज़ों से परे है कि इसकी किसी बात की आलोचना ना की जाए? अगर मैं ये कहूँ कि भाई इसमें लोकतांत्रिक तरीका ना अपनाया गया तो मेरा मुंह नोच आ जाएगा और मुझे ये बताया जाएगा कि नहीं साहब ये तो इतने 28 घंटे चर्चा हो गई, अब इसके बाद में चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या इस सुप्रीम कोर्ट में ताला लगा दो, फिर इस किसी भी बात मत करो? क्या हमें लोकतंत्र में अपनी बात कहने का भी हक नहीं है? और अगर हम बात कहेंगे तो उससे डिफर नहीं किया जा सकता? क्या इसकी भी इजाज़त नहीं दी जाएगी हमें? इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये सिर्फ वक्फ बोर्ड का मामला नहीं है, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे वक्फ का मामला, और यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप ये कह रहे हैं ना कि जल्दी नहीं हुई, लाए ना यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ड्राफ्ट। क्यों अभी तक ड्राफ्ट नहीं आया कि जिस पे देश चर्चा करे? 5 साल 10 साल चर्चा हो जाए, 75 साल नहीं हुआ, कोई आंधी नहीं आ जाएगी, आसमान नहीं फट जाएगा। लाइए, बताइए और कन्विंस कीजिए कि हाँ ये यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के हर नागरिक के हक में, और उसकी जो कंसर्न है उनको भी लीजिए। इसीलिए वक्फ बोर्ड के मामले में जो ये तरमीमी बिल लाया गया, संशोधन विधेयक लाया गया, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आपने उसके लिए जो चीज़ें जिस तरह से एड्रेस किया जाना चाहिए था सारे इश्यूज़ को, आप ये तो अधिकार ले लेना चाहते हैं कि नहीं साहब ये देश का कानून है, इसको मुसलमान को बोलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मुसलमान की बात आप नहीं सुनेंगे और उसको आप डाल देंगे रद्दी की टोकरी में। जगदम्बिका पाल जो इसके अध्यक्ष थे, उनके साथ 1-2 घंटे के टीवी प्रोग्राम में मैंने ये पूछा कि आपका ही लोकसभा अध्यक्ष ये कह रहा है कि डिसेंट नहीं लिया गया, तो क्या आपने उस प्रक्रिया को अपनाया? नहीं अपनाया। आपको जो करना, आप मेजॉरिटी में हैं भाई इस देश में, आप कल को संसद में प्रस्ताव लाके इस देश को हिंदू राष्ट्र भी डिक्लेयर कर देंगे तो कौन रोक लेगा? लेकिन और बाई डिफेक्टो आपने कर ही दिया है 10 साल से, डी जोरे नहीं है। लेकिन मैं एज ए पत्रकार अगर कोई ये कहेगा कि नहीं साहब आपको ये कहने का हक नहीं है, तो मैं नहीं मानूंगा। अगर जिस दिन तक इस देश का संविधान जो डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है और जिसके तहत ये 75 साल चला है, अभी तो आपने तो 10 साल ही चलाया है ना, 65 साल तो ऐसे हवा में हो गए थे, वो तो कुछ चला ही नहीं, देश बना ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ देश को आज़ादी 2014 में मिली है। इसके ऐसे मानने वाले लोग जब संसद में बैठे हों तो आप उनसे किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं? जल्दी से कई आर्ग्यूमेंट जो पक्ष के लोग थे उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जब इनसे पूछा जाता है कि कितना चैरिटेबल काम आपने किया, कितने मदरसे बनाए, कितने हॉस्पिटल बनाए, तो इनके पास कोई जवाब नहीं आता। ये क्या हिंदू संस्थानों से नहीं पूछा जाना चाहिए? भाई आश्रम के नाम पे, मंदिर के नाम पे जगह जगह बहुत सारी ज़मीनें हैं उनके पास, उन्होंने कितना चैरिटेबल काम किया, कभी उनसे कोई हिसाब नहीं लेना चाहिए? आप हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ चले जाइए, अरे आश्रम क्या, वो तो 5 स्टार होटल की तरह दिखते हैं सारे, तो उनसे कभी नहीं पूछा जाना चाहिए कि उनको धर्म के नाम पे बिल्कुल फ्री की ज़मीन मिलती है तो उसमें चैरिटेबल काम करने के बजाय वो 5 स्टार होटल की तरह एस्टैब्लिशमेंट क्यों खड़े कर रहे हैं? तो दोनों पक्षों की बात हमेशा होनी चाहिए। और जब सरकार जो ये बिल ला रही है, जब उसके इतने सीनियर मंत्री अमित शाह भू माफिया टाइप के वर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो फिर सरकार की मंशा पे शक तो उठना जायज़ है ना, और उस शक पे बातें कहना भी जायज़ है। अवधेश सर, आपको प्रश्न उठाने का अधिकार है, वैसे ही आपके प्रश्न को भी कटघरे में खड़ा करने का अगर वो तथ्यों के आधार पर नहीं है, एक पक्षीय है, दुराग्रहपूर्ण है, आंकड़े आपके गलत हैं, तो उसको रखना हमारा भी धर्म है। वो एक पक्षीय नहीं होता है प्रश्न उठाना। दूसरा, पत्रकार की भूमिका केवल प्रश्न उठाना नहीं है, पत्रकार की भूमिका निष्पक्ष होकर सच्चाई रखना भी है, जो इस देश में आरएसएस बीजेपी को लेकर के, जनसंघ को लेकर के कभी रखा नहीं गया। 370 हटाने पर प्रश्न है, लेकिन 370 इस देश में कैसे लागू हुआ, 35A में कैसे संविधान को ताक पर रखा गया, क्या वो बड़े प्रश्न नहीं थे? उसके विरुद्ध लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी? जनसंघ को, आरएसएस को छोड़ के किसने ये प्रश्न उठाया इस देश में? तो एक इकोसिस्टम हमारे देश में, वो प्रभुत्व प्रभावशाली इकोसिस्टम हमारे देश में रहा है। मैं जब दिल्ली में आया,
मैं तो जीवन में समाजवादियों के साथ, बल्कि घोर वामपंथियों के साथ मैंने काम किया। जेपी मूवमेंट पे हम लोग स्कूल में थे, काम किया। लेकिन धीरे धीरे मेरी समझ में आई, स्थिति दिल्ली में यह थी कि आप बलात्कारी हैं पत्रकारिता में तो आपको क्षमा किया जा सकता है, आप संघ से हैं, जानने पर आपको नौकरी नहीं मिलेगी, पुरस्कार नहीं मिलेगा, आपके साथ अछूतों से भी बुरा व्यवहार होगा। ये वातावरण मैंने खुद देखा है और झेला है। बहुत लोग मिलते थे, बताते कि क्या करूं, डर से बोलते ही नहीं है। तो ये तो बहुत लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। और जाहिर है कि इतने दिन के बाद एक रिएक्शन आया है लोगों के अंदर, अंदर ही अंदर काम करते थे, रिएक्शन था। लेकिन अब जब समय बदलता है तो समय के अनुरूप बड़े लोगों को अपने विचार पर पुनर्विचार करना चाहिए कि हम जो सोच रहे थे वही सच है क्या वही सच है या बाकी एक दूसरा भी सच है जिसके बाद इतना बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। सवाल मुसलमान अगर बीजेपी को वोट देंगे ही नहीं, मान के चलेंगे, और थोड़ा बहुत मुसलमान जो देगा, आप देखते हैं किसी की पिटाई हो जा रही है, किसी के बच्चे घर से निकाल देते हैं बीजेपी को वोट देने से, आपके अखबार में तो आता रहता है, कोई मुजफ्फरनगर में कहा। पहले से ही मान के चलेंगे कि ये मुसलमान विरोधी पार्टी है, इसका बहिष्कार करो, इसका त्याग करो। आप सोचेंगे कि उसमें मुसलमान सांसद विधायक हो, ये संभव है क्या? सवाल तो ये है ना भाई, मैं बीजेपी या कोई नेता धोया धाया नहीं है। कोई मंत्री को मैं कहे कि उसको हम सर्टिफिकेट दे देंगे, वो नहीं होता है। लेकिन वो होता नहीं है। लेकिन आप एकदम से बायस्ड होकर के एक वातावरण बनाया गया था कि हिंदुत्व की बात, मुसलमान की बात करना सेकुलर है, हिंदुत्व की बात करना सांप्रदायिक है। वो पुरातन पंथी है, वो प्रगति विरोधी है, वो मतलब फासिस्ट है। अजीब शब्द है भाई। तो ये बनाया गया था, तो उसके रिएक्शन देश में हुए हैं। और नरेंद्र मोदी जी को जो सपोर्ट मिला, जो 2013 में सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, थोड़ा रोकिए, जो बीच बीच में मैं हस्तक्षेप नहीं करता हूं, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जो एक मुस्लिमों का एक ढांचा खड़ी करने के, कुछ आम मुसलमान को लाभ नहीं था, पूरे यहां से लेकर देश भर में। पहली बार 2006 में अल्पसंख्यक मंत्रालय बना। पहले कहां था भाई? पहले क्या देश में अल्पसंख्यक असुरक्षित थे, देश में सेकुलरिज्म नहीं था। पहली बार अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला, मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश हुई, राज्यों में अलग अलग जो है जमीनें क्या क्या दी गई, उसका लाभ किसको मिला? क्या आम मुसलमान को लाभ मिला? सेकुलरिज्म के नाम पर जो है मुस्लिम परस्ती और मुस्लिम कट्टरवाद, फंडामेंटलिज्म को बढ़ाना। देखिए इस देश में सेकुलर फंडामेंटलिज्म, आइडियोलॉजिकल फंडामेंटलिज्म और पॉलिटिकल फंडामेंटलिज्म ये सबसे खतरनाक रहा है, फासिस्ट फोर्सेस से ज्यादा खतरनाक रहा है, जिसके कारण इस देश में मतलब समस्याएं पैदा हुई। अच्छे अच्छे लोगों को मैं देखता था बाइस्ट होकर। आज जो चीजें हुई है, आपने पूछा इस ऐसे कानून का समर्थन क्यों नहीं होता, क्यों नहीं हुआ कानून का समर्थन भाई? आपने 2 दिन लोकसभा राज्यसभा के बहस के दौरान, यहाँ 6 पत्रकार हैं, मैं पूछता हूं, समर्थन में भी लोग उतर रहे थे, विरोध में भी उतर रहे थे। समर्थकों की संख्या दी रही थी, या विरोधियों के जरा वीडियो निकाल के, फोटो निकाल के देख लीजिए, कैसे समर्थन नहीं होता। अगर कोई सरकार ईमानदारी से साहस पूर्वक न्याय संगत निर्णय करती है तो धीरे धीरे विरोधियों का मन बदलता है। जेडीयू, आरएलडी और टीडीपी तब न विरोध करती जब ये मुस्लिम विरोध होता है या इस्लाम में हस्तक्षेप का भी, जब वो विषय है ही नहीं तो विरोध क्यों करेंगे आपके दबाव में। और बिहार के 2020 का सीएसडीएस का सर्वे है कि 77% मुसलमानों की वोट जो है वो आरजेडी प्लस को गया है। बाकी चीजों में 12% के आसपास जेडीयू है, उसको गया है, 11% में बीएसपी और बाकी सबको गया है। तो वोट पहले से नहीं दे रहे हैं आप बीजेपी के साथ जाने से, फिर भी आप कहेंगे कि है। तो ये सारी समस्याओं को जो है, और एक आपके भी प्रश्न का उत्तर है, केवल राजनीतिक सफलता नहीं है, सभी पार्टियों ने व्हिप जारी किया था। बीजेपी ने भी लोकसभा में व्हिप जारी किया। बीजेपी के समर्थित राज्यसभा में गृह मंत्री ने कहा कि हमारी ओर से हमारे गठबंधन में भी कोई व्हिप नहीं है। आप याद करिए भाषण में आया था कि नहीं आया था। जो भी सांसद चाहे वो अपने अनुसार मतदान कर सकते हैं, ये भी एक अद्भुत वातावरण था। और दूसरी पार्टी के सांसद अगर मतदान कर रहे हैं तो इस देश के बदले हुए वातावरण को समझना चाहिए। मुझे बहुत तकलीफ है कि कुर्बान जी जैसे आदमी कह रहे हैं कि मुसलमान से मुंह नोच लेंगे। किसी को मुसलमान से कैसे समस्या हो सकती भाई? 20-22 करोड़ इस देश में मुसलमान है, उसको छांट के देश चल सकता है क्या?
लेकिन मुस्लिम परस्ती, कट्टरवाद, जो इस्लाम के नाम पर, मजहब के नाम पर जो इस देश में फंडामेंटलिज्म खर्च हो गया है, उसका तो विरोध और उसका कानून और संविधान, कानून के तहत अगर उसको ढांचा दिया जा रहा है और उसके कारण कुछ बाकी बड़े बड़े मुसलमानों का एक वर्चस्व है, उसको ध्वस्त करना, सर्वधर्म समभाव, सेकुलर के भाव का लाना इस देश के सरकार का, पत्रकार का दायित्व है और वो किया जा रहा है, आगे भी किया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, किसान कानून बार बार हो रहा है। अब मैं तो मुझे लग रहा है कि सरकार फिर से वो कानून लाएगी, फिर से वो पारित कराएगी और उसको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है राकेश सर। दरअसल हम लोग जिस कानून पे चर्चा कर रहे हैं, तो एक कहावत है कि सांप निकलने के बाद ज़मीन पे लाठी पटकना, एक कानून बन चुका है, वक्फ पे नया स्वरूप भी आ चुका है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो महत्वपूर्ण चीज़ मुझे दिखी वो थी नेता प्रतिपक्ष का वक्फ पर नहीं बोलना और वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा जी का वोटिंग में शामिल नहीं होना। इस पे मूल चर्चा इसलिए होनी चाहिए कि आप दोहरी राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ तो आप ये दिखा रहे हैं कि वक्फ के समर्थन में है, लेकिन दूसरी तरफ आपकी चिंता ये भी है कि जो ईसाई समुदाय वक्फ से परेशान है, वो ईसाई समुदाय केरल में आपसे दूर नहीं जाने पाए। आप पूर्व सांसद थे वायनाड से और प्रियंका जी वर्तमान सांसद हैं वायनाड से। वायनाड का एक गांव है थिन विजयन, वहाँ के लोगों ने सीधे सीधे कंप्लेन किया है कि वक्फ बोर्ड की नोटिस उनके घर पे लगा दी गई कि ये 4.5 एकड़ ज़मीन वक्फ की है और वो शिकायत लेके आपके जेपीसी के पास भी आए हुए थे। तो आप जो है ना दोहरी राजनीति जो कर रहे हैं, वो दोहरी राजनीति धीरे धीरे समाज के सामने आ रही है। नहीं, सबसे प्रमुखता से बोलने वाले, सभी चीज़ों पे बोलने वाले नेता प्रतिपक्ष ने वक्फ पे बोलने से परहेज क्यों किया? और आखिरकार प्रियंका जी जो सबसे आने वाले भविष्य की नेता हैं कांग्रेस की, वो आपके इस वोटिंग में जो बहुत महत्वपूर्ण थी, उस वोटिंग में व्हिप जारी होने के बाद भी शामिल क्यों नहीं हुई? और कांग्रेस व्हिप होने के बाद कांग्रेस सांसद के नाते प्रियंका जी के नहीं आने पे क्या कदम उठाने जा रही है? तो ये कुछ ऐसे मूल प्रश्न हैं जिनका उठना जरूरी है, जिससे कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है वो सबके सामने आ सके। ठीक है, देखिए हम बात आप कह रहे हैं। जयदीप जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक तो आखिरी कमेंट और दूसरा एक चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ। इस पर कई बार मेरी चर्चा अलग अलग मेहमानों से हो चुकी है। पूरी जो बहस थी उसमें वक्फ के विरोध को लेकर जो बातें या सरकार पर सवाल उठाने की जो बातें थी वो तो थी, लेकिन सबसे ज़्यादा आपस में विपक्ष में खींचतान इस बात की दिख रही थी कि हम कितना ज़्यादा आगे बढ़ के अपने वोट बैंक के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं कि विपक्ष में ही ना वोट बढ़ जाए। खेल ही तो वोट बैंक का है। राकेश जी ने बहुत गंभीर मुद्दे की तरफ इशारा किया है कि अगर आपका ईसाई वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है और आप दोनों को ही साथ रखना चाहते हैं तो आप वोटिंग से ही विड्रॉ कर लो। एर्नाकुलम का वो गांव है और उसके अलावा बिहार में 2 गांव ऐसे हैं जहां पर वो पूरा गांव कह रहा है कि हमारी तो पूरे गांव की ज़मीन चली गई। हमने इस पर 2-3 एक्सप्लेनर बनाए हैं अमर उजाला में और उसमें सारा है, इसलिए मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊँगा। हमने कोशिश की कि हर राज्य का ऐसे विवादित मामले को सामने लाए और यही बताएं कि हर चीज़ को धर्म की आड़ में ले जाना ठीक नहीं। कानून की दिक्कत है, पूरा गांव कह रहा है कि मेरी गांव की ज़मीन ही मेरी पूरी नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ। तो अगर किसी वक्फ बोर्ड के चलते इस तरह की विसंगतियाँ पैदा हो गई हैं और उसमें संविधान और कानून दखल देकर उसको सुधारने की कोशिश कर रहा है, तो आप बताइए ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। मैं तो सिर्फ तर्क जानना था, इसीलिए मैं धर्म और कानून के टकराव पर सीमित रहा और किस तरह सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की उसके लिए, क्योंकि वो हुई मैं उसके सही भाई, उन्होंने जीता। और ये भी बड़ी बात है कि अगर व्हिप जारी नहीं होकर भी लोग वोटिंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अब सही गलत पे चर्चा हो सकती है, सही गलत पे कोई तार्किक रूप से ये समझा दे कि ये जारी होने के बाद भी वोटिंग नहीं की गई तो हाँ, क्या कार्रवाई होगी? तो ये सारे मुद्दे हमको बता देते हैं। वोट बैंक की राजनीति इस देश में नहीं है, उस पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। लोग किस तरह अपने वोट बैंक को साधते हैं। अब मैं तो कहता हूँ वोट बैंक नहीं होते तो शायद हमारा हिंदुस्तान वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बेहतर हिंदुस्तान होता, जिसकी हमको तस्वीर तो दिखाई जाती है लेकिन सिर्फ तस्वीरों तक ही सीमित रहता है। वोट बैंक की राजनीति में वो खूबसूरत तस्वीर बहुत धुंधली हो जाती है। लेकिन सुधारों के साथ रहना चाहिए, कानून के साथ रहना चाहिए। कानून इसलिए ज़रूरी, जैसे मैं कह रहा था, भाई धर्म कहता है कि आप आरती करो, पूजा करो, लेकिन क्या सड़क पे आरती करो? नहीं। धर्म कहता है कि आप माता का जागरण करो और अच्छे से भजन गाओ, तो क्या आप चौराहे पर बड़े स्पीकर लगा के रात भर गाओ और दूसरों को नहीं सोने दो?
परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को परेशान करो और बुजुर्गों को, जो बीमारों को तकलीफ दो। तो धर्म और कानून के इस टकराव के बीच में हमको कानूनी रास्ता इसलिए अपनाना पड़ेगा कि आप धर्म को अपनाते हुए किसी को तकलीफ नहीं दो। धर्म को अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तकलीफ मत दो, और तकलीफ दोगे तो कानून को बीच में आना पड़ेगा। मुझे लगता है यही लब्बो लुआब है इसका। बिल क्योंकि अब पास हो चुका है लोकसभा राज्यसभा से, कानून बनने की प्रक्रिया भी जल्द पूरी हो जाएगी। उस बीच में अब विपक्ष इसको कोर्ट में ले जाने की बात कर रहा है, लेकिन सभी खबरों के खिलाड़ी, वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ मौजूद हैं, सबकी राय इस पर आपने सुनी है। और आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा, अपने सवाल भी छोड़कर जाइएगा। और बड़ी खबरों के लिए अमरउजाला.com पर बने रहिएगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।